हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है पहले हम ये देख लेते हैं। पहले तो डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कैसे डिमांड हुआ। फिर इसके कॉम्पोजिशन के बारे में जानेंगे, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानेंगे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितनी कमेटीज़ थे उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमारा जो संविधान है उसके निर्माण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब देखो डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है और इसका डिमांड क्यों किया गया, हम ये जानते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, ये एक ऐसी बॉडी होती है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर, ठीक है, अपॉइंट होकर, चूज होकर जाते हैं और देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसका डिमांड अब देखो 1934 में फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय। ये जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो फर्स्ट टाइम एम एन रॉय द्वारा रखा गया। ठीक है, मतलब आगे रखा गया कि हमारा भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। ये एम एन रॉय कौन थे, उस टाइम जो कम्युनिस्ट मूवमेंट चला था इंडिया के उसके पिनौर थे। ठीक है, अब 1935 में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड करती है कि हाँ हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। ठीक है, अब 1938 में आते हैं जहाँ जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी डिक्लेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू आईएनसी की तरफ यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्री इंडिया का, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया का, मस्ट बी फ्रेम बनना चाहिए विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस का, बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, जिसको हम किस बेसिस पे इलेक्ट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा हमारा फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। ठीक है, और ये बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस का बनना चाहिए। ठीक है, अब 1940 में डिमांड को एक्सेप्ट किया जाता है और अगस्त ऑफर आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1940 में क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इसके दौरान क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे इंडियन लीडर से पूछे बिना ही हम लोगों को क्या कर दिया, वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल कर लिया कि इंडिया जो है हमारे साथ, हमारी तरफ से क्या करेगा, युद्ध लड़ेगा हमारे साथ। ठीक है, लेकिन हमारे लीडर्स को ये सब पसंद नहीं आया। क्योंकि हमें तो सिंपल सा हमारा मांग था, ठीक है, हमें वो चाहिए था। लेकिन ये कहा वर्ल्ड वॉर 2 और तो हम लोग इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, तो इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया। 1942 में सर स्टीफर्ट क्रिप्स आते हैं। ठीक है, कम विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ये ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे ड्राफ्ट। तो अब देखो ये सर स्टीफर्ट क्रिप्स कौन थे, ये ब्रिटिश कैबिनेट के मिनिस्टर थे। ठीक है, अब लेकिन ये जो क्रिप्स मिशन था उसको, क्रिप्स प्रपोजल था उसको मुस्लिम लीग द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। कौन, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा। क्यों, क्योंकि ये चाहते थे कि इंडिया जो है वो 2 ऑटोनोमस स्टेट्स में डिवाइड हो जाए विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब देखो 1946 में फाइनली एक कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा जाता है और इसको सबने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला जो आइडिया था वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है, जो मुस्लिम लीग ने किया था। लेकिन ऐसे कुछ स्कीम्स दिए गए कि मुस्लिम लीग भी मान गई। ठीक है, इसीलिए कैबिनेट मिशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, अब देखो, अब ये जो कैबिनेट मिशन है उसमें 3 मेंबर्स थे। ठीक है, ये जो कैबिनेट मिशन है उसमें 3 मेंबर्स थे। ये जो सारे मेंबर्स हैं वो ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर थे। पहले कौन थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ट क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ट क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, अब हम जानते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ठीक है, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कब बनी, नवंबर 1946 में, अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, किस प्लान के अंदर, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। ठीक है, इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं अब हम।
अब देखो इसके टोटल स्ट्रेंथ जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी 389, ठीक है 389 सीट्स थे, जिसमें 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स की थी। 296 जो ब्रिटिश इंडिया की सीट्स थी उसमें से 292 सीट्स किसकी थी, 11 गवर्नर प्रोविंसेस की थी और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की, ठीक है हर एक से। अब देखो ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन कौन से थे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिल्ली, अजमेर, मरवाड़ा, पूर्व ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे देखते हैं 1 सीट वाज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, मतलब हर 1 मिलियन पॉपुलेशन को एक आदमी रिप्रेजेंट करेगा। 296 सीट्स जो ब्रिटिश इंडिया की थी उसको तीन कम्युनिटीज़ में डिवाइड किया गया, मुस्लिम, सिख्स और जनरल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, ठीक है। अब 4 नंबर पे देखते हैं द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वेयर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वोटिंग वाज टू बी by the method of proportional representation by means of single transferable vote, ठीक है। देखो इसमें क्या है, जो हर कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे इन द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली उन्होंने इलेक्ट करना था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल मीन्स बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेंबर्स को इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब 5th नंबर पे देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कौन नॉमिनेट कर रहे थे, प्रिंसली स्टेट्स के हेड, मतलब जो प्रिंसली स्टेट के हेड थे ना वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट कर भेजेंगे, ठीक है। इसी से हम कह सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी। ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है वो पार्शियली तो इलेक्टेड है, यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉमिनेशन हो रहा है, तो पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी है, ठीक है। अब देखो इलेक्शन हुए, इलेक्शन टू कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 सीट्स। 296 सीट्स किसकी थी, ब्रिटिश इंडिया की थी। 296 सीट्स के लिए इलेक्शन हुए, ठीक है, कब, जुलाई अगस्त 1946 में, ठीक है। अब इसमें INC जीती, ठीक है, 208 सीट्स से। मुस्लिम लीग को 73 सीट्स से जीत हुई और मतलब जीती तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीट्स से, मुस्लिम लीग 73 सीट्स मिली और 15 सीट्स स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट्स को मिले, ठीक है। अब 93 सीट्स जो कि प्रिंसली स्टेट्स को अलॉटेड थी, ठीक है, वो फिल नहीं हुई। क्यों, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो जो असेंबली थी, द असेंबली कंप्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो असेंबली थी उसमें इंडियन सोसाइटी के सारे सेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जैसे कि हिंदू से भी थे, मुस्लिम, सिख्स, पारसी, एंग्लो इंडियंस, SC ST, इंडिया वुमेंस, ये सारे जो सेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव्स थे असेंबली में। अब असेंबली इंक्लूडेड ऑल इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, असेंबली में सारे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ भी थे, ठीक है, इंडिया के उस टाइम पे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे, ठीक है। अब देखो वर्किंग के बारे में जानते हैं, वर्किंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली कैसे वर्क करती थी। अब फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग कब हुआ, दिसंबर 9, 1946, मतलब 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। कितने लोगों ने इसे अटेंड किया, 211 मेंबर्स ने इसे अटेंड किया। मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने इस मीटिंग को बाइकआउट कर दिया, मतलब उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों, क्योंकि वो एक सेपरेट स्टेट चाहते थे, पाकिस्तान। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो ओल्डेस्ट मेंबर थे उनको इलेक्ट किया गया और टेम्पोररी प्रेसिडेंट असेंबली का बनाया गया, ठीक है। फॉलोइंग फ्रेंच प्रैक्टिस, अब फ्रेंच में एक प्रैक्टिस है जिसमें फर्स्ट सेशन की जो अध्यक्षता के लिए सबसे ओल्डेस्ट मेंबर को चुना जाता है, ठीक है। तो वैसे ही उसी फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना, ठीक है, द ओल्डेस्ट मेंबर, वो उस टाइम का ओल्डेस्ट मेंबर थे और उनको टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली बनाया गया, ठीक है। अब सेकेंड मीटिंग कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसमें क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया जाता है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, ठीक है, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और 2 वाइस प्रेसिडेंट्स भी होते हैं, SC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन, ठीक है, ये किसके द्वारा मूव हुआ था,
जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, ठीक है, कब? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब देखो इसको अडॉप्ट कर लिया गया कब? जनवरी 22 1947 को, ठीक है। और इसी का मॉडिफाइड वर्जन क्या होता है? हमारा प्रियम्बल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, ठीक है। अब इसमें 8 बातें थी, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में समझते हैं, ठीक है। जो हमारा इंडिया है, फर्स्ट क्या थी? जो हमारा इंडिया है वो इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक है, ठीक है, वो स्वतंत्र है, सोवरेन है, मतलब उस पर किसी का भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, ठीक है, और रिपब्लिक है। अब सेकंड नंबर पे जो हमारी टेरिटरी, इंडिया की जो टेरिटरी है उसमें क्या क्या आते हैं? ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स, और जो हम फ्यूचर टेरिटरी कोई भी एक्वायर करेंगे तो वो भी क्या होगी? हमारी टेरिटरी होगी, ठीक है। अब हम जानते हैं अब जो ये टेरिटरीज़ हम अपने अंदर ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम कुछ पावर्स देंगे कि आप क्या हो? ऑटोनोमस हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से चलो, लेकिन कुछ पावर्स जो हैं वो सेंटर के पास रहेंगी, ठीक है। अब सेंटर के पास कैसी पावर रहेंगी? जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड, ये सारी पावर्स किसके पास रहेंगी? सेंटर के पास, ठीक है। अब जो ऑल पावर्स और अथॉरिटी है वो कहाँ से ली जाएगी? पीपल से, ठीक है। ऑल पावर एंड अथॉरिटी ड्राइव फ्रॉम द पीपल। अब देखो फिफ्थ नंबर पे क्या है? गारंटी ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। हम गारंटी करते किसका? जस्टिस का, इक्वालिटी का और फ्रीडम का, कि सबको जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगा, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, और सबको फ्रीडम मिलेगा, ठीक है। अब सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। अब देखो 7 नंबर पे मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑन लैंड, सी, एयर, सोवरेन राइट्स। जो हम अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे, ठीक है, हमारा जो भी एरिया है जो हमारे अंदर आता है, लैंड, सी, एयर, ठीक है, उस पर हमारा क्या है? सोवरेन राइट्स है, ठीक है। इसको हम खुद से मेंटेन करेंगे। अब देखो 8 नंबर पे क्या है? कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड पीस। हम वर्ल्ड पीस में कंट्रीब्यूट करेंगे एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। अब आता है अब देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बारे में। अब इसमें 3 चेंजेस की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स थी जो अब तक क्या की थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं की थी, उन लोगों ने भी क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब फर्स्ट देखो, असेंबली टू बी फुल्ली सॉवरेन बॉडी। जो हमारा असेंबली है वो क्या है? फुल्ली सॉवरेन बॉडी है, ठीक है। अब सेकंड नंबर देखते हैं, 2 सेपरेट फंक्शन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके 2 सेपरेट फंक्शंस हैं, एक इनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज और मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब वो ऑर्डिनरी लॉज वर्क से बैठेंगे तो उसको कौन चेयर करेगा? उनके कौन हेड होंगे? जीबी मावलांकर, ठीक है। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पर्पस से बैठेंगे तो उनके कौन हेड होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और ये डुअल फंक्शन कब तक चलता है? 26 नवंबर 1949 तक। इसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो एक फंक्शन तो चला गया, ठीक है, तो एक ही फंक्शन बचा। तो ये डुअल फंक्शन कब तक चलता है? 26 नवंबर 1949 तक। अब तीसरा देखते हैं, जो मुस्लिम लीग थी जो पाक एरियाज़ में आती थी, वो जो मुस्लिम लीग थी जो पाक के एरियाज़ थे, ठीक है, उसमें क्या उन्होंने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। तो हमारी CA स्ट्रेंथ 389 से कितनी होगी? 299 में आ गई, ठीक है। अब देखो अदर फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जानते हैं, ठीक है। 1949 ने रेक्टिफाइड इंडियाज़ कॉमनवेल्थ मेंबरशिप। अब देखो जुलाई 22 1947 में क्या हुआ? हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। अब जनवरी 24 1950 में हमने अपना नेशनल एंथम अडॉप्ट किया, ठीक है। और 1950 में इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट में हमने किसको इलेक्ट किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। फाइनल सेशन कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? जनवरी 24 1950 में, ठीक है। बट प्रोविजनल पार्लियामेंट कंटिन्यूड टिल अप्रैल 1952। और फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट कब हुआ था? मई 1952 में। अब आते हैं कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज़ टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, वो बहुत सारी कमिटीज़ को अपॉइंट करता है टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के डिफरेंट टास्क को क्या कर सके? डील कर सके। इसमें
8 मेजर कमिटीज़ थी और बाकी माइनर कमिटीज़ थी, ठीक है। 8 मेजर कमिटीज़ में देखो जो यूनियन पावर कमेटी थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी और स्टेट कमेटी थी, इन सब के चेयरपर्सन कौन थे या हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, इसके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टेयरिंग कमेटी इसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। और बाकी माइनर भी कमेटी थी, ठीक है। तो हमने बस 8 मेजर कमेटीज़ को कवर किया है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 11 सेशंस हुए, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 years 11 months एंड 18 days, ठीक है। कितनी कॉस्ट आई? 64 लाख। अब देखो, जब द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950 को।